पाकिस्तान ने एक और ऐसा बड़ा खेल खेला है, उसका जो राजनीतिक जलवा है वो इस पूरे क्षेत्र में बढ़ने जा रहा है। गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए तो है ही, मास्टर स्ट्रोक उसका है और इसका दायरा कितना बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ भारत का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। तुर्की पर भी कोई हमला होगा तो बाकी जो दो देश हैं उन पर भी हमला माना जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 हो गए हैं। पहला तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को आर्थिक होने वाला है। तुर्की के पास बहुत ही मजबूत रक्षा उद्योग है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन और प्रशिक्षण मिल सकता है तुर्की से। पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है। ये समझौता क्षेत्र के जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको बदल रहा है। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और न्यूक्लियर पावर भी है, क्योंकि इस तरह का गठबंधन बनना इजराइल के लिए एक और खतरे की घंटी है। इजराइल के लिए तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि तुर्की से इजराइल की ठनी हुई है। तो पाकिस्तान का इस गठबंधन में शामिल होना पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल सकता है। अब अगर कश्मीर के मामले में भारत कुछ करता है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ और मजबूती से खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान अपना जो फैलाव कर रहा है तो वो कितना मजबूत हो जाता है, आप इससे समझ सकते हैं। मोदी जी ने एक बड़ी भूल की थी इजराइल के साथ खड़े होने की, उसका खामियाजा तो भारत को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और ऐसा बड़ा खेल खेला है, एक बड़ा काम किया है जिससे उसकी रणनीतिक कूटनीतिक हैसियत बढ़ने वाली है। उसको आर्थिक फायदा भी हो सकता है और उसका जो राजनीतिक जलवा है वो इस पूरे क्षेत्र में, खासतौर से मध्य पूर्व में बढ़ने जा रहा है। उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। और इन 3 देशों के बीच ये जो समझौता हुआ है वो अपने आप में एक गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए तो है ही, मास्टर स्ट्रोक उसका है और भारत के लिए ये चिंता का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की जो साख है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उसने अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रिश्ते ज़बरदस्त तरीके से सुधारे हैं। इसके पहले 2025 में ही उसने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट कर लिया था जिसमें यह था कि दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और वहीं से भारत की चिंताएं भी शुरू हो गई थी कि अगर पाकिस्तान पर वो हमला करेगा तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और सऊदी अरब को भी वहाँ कूदना पड़ेगा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति भारत के लिए पहले ही बन चुकी थी। अब इसमें जब तुर्की शामिल होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका आयाम और इसका दायरा कितना बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ भारत का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो विश्व नीति रही है, विदेश नीति रही है, उसमें लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। और ये जो उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में अपनी एक रणनीति में बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने का निश्चय किया था, वार क्राइम के दोषी या अपराधी या आरोपी नेतन्याहू के साथ खड़े होने का फैसला किया था। उसने पूरे मध्य पूर्व में भारत की साख को झटका लगाया है। ठीक है, इसकी संयुक्त अरब अमीरात और इक्का दुक्का देश जो इजराइल से करीबी रिश्ता रख रहे हैं उनसे भारत की बनने छनने लगी है, लेकिन पूरे मध्य पूर्व में उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है, ईरान में कमज़ोर हुई है और वो जो देश जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं उनमें भी कम हुई है। तो अब जबकि पाकिस्तान ने एक और बड़ा दांव चल दिया है और उसके काफ़ी बहुत सारे असरात पड़ने वाले हैं,
जिनके बारे में अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत के लिए ये जो आगे बढ़ रहा है, अभी 3 देश हैं, फिर हो सकता है 4, 5, 6 देश हो जाएं, और उससे पाकिस्तान की अहमियत किस तरह से बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखते हुए भारत पर क्या असर पड़ेगा, हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं। ये तो आप जानते हैं कि 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था डिफेंस के मामले में, जिसमें किसी पर भी हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब जो नया एग्रीमेंट हुआ, जिसे मक्का एग्रीमेंट कहा जा रहा है, उसमें तुर्की को भी जोड़ लिया गया है, यानी तुर्की पर भी कोई हमला होगा तो बाकी जो 2 देश हैं उन पर भी हमला माना जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 हो गए हैं। इस पर दस्तखत अभी मक्का में ही हुए हैं, 7 तारीख को ही हुए हैं, मतलब कल ही हुए हैं। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ है। और वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, और ये भारत के लिए खास मायने रखती है। समझौता लगभग 1 साल की बातचीत के बाद हुआ है, और ये ऐसे समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका में जंग चल रही है। अमेरिका, इजराइल दोनों मिलकर ईरान से जंग लड़ रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही में व्यवधान पैदा हुआ है। सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, और इन सब ने पूरे मध्य पूर्व में एक असुरक्षा का वातावरण बना दिया है। अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को, अरब ममालिकों को ये रक्षा दे सकता है, नहीं दे सकता है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी पूरा एक जो डिफेंस आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट का है वो हिलडुल गया है। और ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ध्यान रखिए ये तीनों सुन्नी मुल्क हैं। तीनों सुन्नी मुस्लिम शक्तियों का ये एक कलेक्टिव डिफेंस का आर्किटेक्चर है। इसको आप अपने जहन में रखिए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इन दोनों के साथ मिलकर जो एग्रीमेंट किया है उससे उसे क्या क्या मिल रहा है, और इसी से आप समझ पाएंगे कि भारत क्या क्या खो रहा है। पहला तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को आर्थिक होने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है, कोलैप्स कर रही है, IMF के लोन पर चल रही है, ये हम सब जानते हैं। सऊदी अरब पहले से उसे वित्तीय मदद देता रहा है। अब रक्षा सहयोग के जरिए पाकिस्तान अपनी जो सैन्य विशेषज्ञता है वो उनको भेज सकता है, जैसे सैनिक भेजने का काम कर सकता है। अभी सऊदी अरब में 15-20 हज़ार सैनिक उसने भेजे हैं ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसके दौरान। अपने विमान भी भेजे हैं। फिर ट्रेनिंग वहाँ के सैनिकों को देना, उनको हथियार बेच कर भी इस तरह से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है और सऊदी निवेश और ऊर्जा सहयोग भी मजबूत होगा। दूसरा फायदा होगा सैन्य आधुनिकीकरण का। तुर्की के पास बहुत ही मजबूत रक्षा उद्योग है, खासकर ड्रोन टेक्निक उसके पास बहुत ही आधुनिक मानी जाती है, बहुत कारगर मानी जाती है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन और प्रशिक्षण मिल सकता है तुर्की से। पहले से ही पाकिस्तान और तुर्की के बीच ड्रोन और नौसेना सहयोग चल रहा है, और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी तुर्की ने पाकिस्तान की जमकर मदद की थी, ड्रोन वगैरह उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा नौसेना को भी वो मदद दे रहा था। ये खबरें आ गई थी। अब तीसरा है कि इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान का जो कूटनीतिक वजन है वो कितना बढ़ सकता है। पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है। इससे मतलब चूंकि उसके पास आधुनिक हथियार हैं, सेना इन दोनों मुल्कों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है, और अब उसकी हथियारों की इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। तो ये एक तरह से वो जो डिफेंस की छतरी प्रदान करने की स्थिति में आ रहा है। खाड़ी में सैनिक तैनाती बढ़ाने से उसकी क्षेत्रीय प्रासंगिकता बढ़ रही है।
ईरान अमेरिका तनाव के बीच में जो मध्यस्थता की उसने कोशिश की, उससे भी उसको ये फ़ायदा हुआ है। और चौथा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, कि भारत के खिलाफ उसे एक और लीवरेज मिल रहा है। ये इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है। पाकिस्तान भविष्य में किसी संकट के समय इस समझौते का हवाला देकर सऊदी और तुर्की से राजनीतिक या कूटनीतिक, और मैं तो कहता हूं कि रणनीतिक समर्थन भी मांग सकता है अगर वैसी स्थिति युद्ध की बनी तो। हालांकि सैनिक हस्तक्षेप की संभावना अब बहुत कम हो गई, लेकिन क्या पता कब किस तरह से हालात मोड़ ले लें। उस सूरत में पाकिस्तान का जो वज़न है या लीवरेज है वो बढ़ जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को आर्थिक और कूटनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश कर रहा है और इसकी ये पुरानी रणनीति का विस्तार है। अब इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। ये समझौता क्षेत्र के जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको बदल रहा है। खाड़ी के देश अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपना जो रीजनल सुरक्षा ढांचा है वो बना रहे हैं। तीनों देशों की ताकतें एक दूसरे की पूरक हैं। सऊदी अरब के पास पैसा है और तेल की ताकत है, तुर्की के पास नेटो का अनुभव है और आधुनिक रक्षा उद्योग है, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और न्यूक्लियर पावर भी है, यानी न्यूक्लियर बम भी उसके पास है। इससे इनका जो पूरा गठबंधन है बहुत मजबूत हो जाता है। हालांकि ये नाटो जैसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है, कोई तीनों ने मिलकर कोई स्थायी सैन्य बल नहीं बना रहे हैं और हर देश अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा। तो ये एक इस तरह का गठबंधन बन रहा है और पूरे मध्य पूर्व में जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। और फिर अभी तो ये 3 देश हैं, माना जा रहा है कि आगे चलकर इसमें कतर, मिस्र, कुवैत, ये इन सब से बातचीत हो रही है और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मध्य पूर्व में जो अमेरिका केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था है वो अब पीछे जा रही है और रीजनल फोर्सेस के द्वारा संचालित व्यवस्था आकार ले रही है। सवाल उठता है कि जब ये देश एकजुट हो रहे हैं तो अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा, इजराइल कैसे देख रहा होगा, क्योंकि इस तरह का गठबंधन बनना इजराइल के लिए एक और खतरे की घंटी है। तो अमेरिका के लिए स्थिति बहुत जटिल है, क्योंकि ये तीनों देश एक तरह से अमेरिका के सहयोगी हैं, पार्टनर रहे हैं। तुर्की तो नेटो का ही सदस्य है, सऊदी प्रमुख सहयोगी है, पाकिस्तान पुराना साझेदार है। अमेरिका की ये प्राथमिकता हो सकती है कि क्षेत्र स्थिर रहे और उसकी पकड़ उसमें बनी रहे, लेकिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था से अगर ये देश हट रहे हैं अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था से तो उसे तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही इस रीजन पे उसकी पकड़ भी बनती है और अमेरिका अपने हथियार भी यहाँ जमकर बेच पाता है। अभी तक अमेरिका को कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अमेरिका जो मध्य पूर्व के देशों का अंतिम गारंटर था, अब वो भूमिका खत्म होती दिख रही है। इजराइल का रुख सतर्क है, अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इजराइल के लिए तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि तुर्की से इजराइल की ठनी हुई है और ये माना जाता है कभी भी दोनों के बीच में जंग भी छिड़ सकती है। तो अब अगर तुर्की के साथ पाकिस्तान जुड़ गया है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो तुर्की का जो लीवरेज है इजराइल के खिलाफ वो बढ़ जाता है और ये इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी बन जाता है। तो पाकिस्तान का इस गठबंधन में शामिल होना पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल सकता है और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मोमेंट है मध्य पूर्व के लिए। तो अब ये भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सामान्य प्रतिक्रिया है, उसमें कहीं कुछ इमरजेंसी वाला तत्व नहीं है, अर्जेंसी वाला तत्व नहीं है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम इस डेवलपमेंट पर पूरी बारीक नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जाहिर है तुर्की, ये ध्यान रखिए, तुर्की कश्मीर में के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। अब अगर कश्मीर के मामले में भारत कुछ करता है
तो तुर्की पाकिस्तान के साथ और मजबूती से खड़ा हो जाएगा, सऊदी अरब भी खड़ा होगा। और अगर पाकिस्तान भारतीय कश्मीर में कुछ करता है तो भी में उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में के संकट में पाकिस्तान बाहरी समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकता है और पाकिस्तान अपना जो फैलाव कर रहा है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ ये गठबंधन का विस्तार। हालांकि जो पहले कहा जा रहा था कि ये इस्लामी नेटो बनाने की कोशिश हो रही है, अभी तो इससे इनकार कर रहे हैं देश, लेकिन ये हो सकता है कि एक इस्लामी नेटो भी बना दिया जाए अगर और देश जुड़ते हैं। और उनमें जो नेटो की एक क्लाज है आर्टिकल 13, जिसके हिसाब से अगर किसी भी नेटो कंट्री पर हमला हुआ तो वो सब पर हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान मध्य पूर्व के 5-6 देश और जोड़ लेता है इसमें, तो वो कितना मजबूत हो जाता है आप इससे समझ सकते हैं। तो ये डिफेंस पैक्ट, ये एग्रीमेंट, मक्का एग्रीमेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए, साउथ एशिया की राजनीति के लिए, भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान लगातार इस तरह की उपलब्धि हासिल करता जा रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो रहा है, उससे दूसरे देशों की मदद मिलने की संभावना भी उसकी बढ़ती जा रही है। और युद्ध सामग्री बनाने या युद्ध संबंधी ट्रेनिंग देने के मामले में उसके लिए एक बड़ा बाजार भी खुल रहा है मध्य पूर्व के देशों में। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उसको मिलेगा, अपने लिए भी मिलेगा और भारत के खिलाफ भी उसका फ़ायदा वो उठा सकता है। ये भारत सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चूंकि मोदी जी ने एक बड़ी भूल की थी इजराइल के साथ खड़े होने की, उसका खामियाजा तो भारत को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में वो धीरे धीरे अलग थलग होता जा रहा है। इस तरह के डिफेंस पैक्ट बनने के बाद उसकी जो परिस्थिति है और भी कमज़ोर होगी और वो केवल इजराइल का मित्र ही बनकर रह जाएगा। बाकी जो अरब के मुल्क हैं वो उससे संबंध रखेंगे, लेकिन क्राइसिस के समय उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। संबंध इसलिए रखेंगे कि व्यापार करना है और ज़रूरत पड़ने पर समर्थन हासिल करना है। लेकिन भारत जब क्राइसिस में होगा तब ये देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सरकार की चिंता केवल चुनाव और सत्ता है। देश के जो हित हैं और जो भविष्य है उसको लेकर उसकी चिंताएं बहुत कम हैं।